आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान बोर्ड के नवीनतम सिलेबस एनसीईआरटी के सिलेबस जो सीबीएसई बोर्ड में भी चल रहा है के अनुसार आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। देखो, जिस चैप्टर का अपन नाम ले रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं, तो इस चैप्टर में आपको सीधा सीधा पता लग गया। इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि कोई भी जीव है जो अपनी संतति को उत्पन्न कैसे कर रहा है या अपनी आबादी को किस प्रकार से बढ़ा रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि किन किन विधियों के द्वारा जीव अपनी संख्याओं में गुणन कर रहा है या अपनी संख्याओं में बढ़ोतरी कर रहा है। तो देखो, कुछ तो ऐसे छोटे जीव हैं जैसे एक कोशी के जीव हैं या जो निम्न श्रेणी के जीव है, उनमें अलैंगिक जनन होता है, अर्थात उनमें नर व मादा के विशेष जननांगों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो विकसित जंतु होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें अलग अलग अंग होते हैं और एक विकसित होता है। तो जनन अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, अपन लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। अगर आप लोगों को बाकी के चैप्टर देखने हैं तो लिंक मैं आपको आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। साथ में इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर में अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको बताया कि हम पढ़ रहे कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम नए सत्र एनसीईआरटी के अनुसार इस कंप्लीट कक्षा 10 के विज्ञान को पढ़ रहे हैं। ये जो मैं आज आपको वीडियो बताने वाला हूँ यह सिलेबस है एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम पर आधारित। तो जैसा कि आपको पता है कि अब राजस्थान बोर्ड हो या केंद्रीय बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो या वह सभी स्टेट बोर्ड जिनमें एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू है, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक काम की बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको बाकी के सारे चैप्टर देखने हैं, इनके क्वेश्चन आंसर देखने हैं या इनके सारे चैप्टर्स देखने हैं, तो मैं आपको लिंक उसका आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंप्लीट आपको नोट्स भी यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अब एक काम की बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों को सिलेबस से संबंधित कंप्लीट या एजुकेशनल अपडेट चाहिए तो आप हमारे सेकंड चैनल विज्ञान क्लासेस 2.0 को विजिट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो करते हैं अपन। देखिए, ये लेसन का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी नई चीज़ को पढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले उसका हेडिंग समझा करो, पार्ट का नाम समझना है आप लोगों को कि ये पार्ट में है क्या। देखिए, जो भी आपका जो आगे के जो जितने भी चैप्टर्स हैं, या मान लीजिए जैसे जीव जनन कैसे करते हैं, इस पार्ट के नाम से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। जीव का मतलब हो गया यहाँ पर सजीव, जीव का मतलब क्या हो गया यहाँ पर सजीव। अब जनन का मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने देखा होगा कि एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी के बाद में तीसरी पीढ़ी आती है, अर्थात समस्त जीव अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए अपनी संख्या में गुणन करते हैं। गुणन का मतलब हो गया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि अपनी आबादी बढ़ाते हैं। तो जनन का मतलब हो गया कि संतति के द्वारा नए जीव का उत्पादन करना जनन कहलाता है। ठीक है, समझ गए। जैसे मान लो जैसे कितनी आबादी बढ़ गई है, जैसे अपने हिंदुस्तान की 140 करोड़ हो गई, इसका मतलब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जनन किया है। तो जनन की परिभाषा देखेंगे अपन सबसे पहले, किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब होता है फोटोकॉपी। आपने देखा मनुष्य के मनुष्य होता है, ऐसे थोड़ी भी कुत्ते की बिल्ली हो गई, ऐसा नहीं होता ना, कुत्ते की कुत्ता होता है, बिल्ली के बिल्ली होती, इंसान के इंसान ही होता है। अपने जैसे प्रतिरूप का मतलब होता है फोटोकॉपी अथवा संतान का उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। देखो, अलैंगिक का मतलब होता है इस प्रकार से जनन हुआ है जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये कोई ज़रूरी क्राइटेरिया नहीं कि एक यहाँ पर फीमेल हो, एक यहाँ पर मेल हो। लैंगिक में क्या होता है, लैंगिक में जो जनन अंग होते हैं वो पूर्णतः विकसित होते हैं, यहाँ पर नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात होगी, ये जनन किन में होता है, जो छोटे जीव होते हैं जैसे एक कोशी के जीव हो गया या जो निम्न श्रेणी के जीव है, उन सभी में अलैंगिक जनन होता है। क्योंकि पहले तो विचारों का उनका वैसे ही आकार छोटा होता है। अब छोटा आकार है तो उनको कोशिका ही, अगर मान लो किसी में एक ही कोशिका है तो उसमें जननांग कहाँ से बनेंगे। तो अब उनको भी तो अपनी प्रजाति में संख्या बढ़ानी है, तो उनको भी जनन करना है, तो उनका भी अलग हिसाब होता है। तो अलैंगिक जनन अपन सबसे पहले देखेंगे। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव
नर या मादा द्वारा संतान उत्पन्न की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ पर केवल अकेला जीव ही संतान उत्पन्न कर लेता है, यहाँ पर नर और मादा दोनों का मिलना यहाँ पर जरूरी नहीं है। इस प्रकार का जनन एक कोशिकीय जीवों, एक कोशिकीय समझते हो आप लोग, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है, कुछ प्राणियों, कुछ जीव तथा पादपों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है? देखो अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, विज्ञान क्लासेज पॉइंट अपना 20 पॉइंट है कि अलैंगिक जनन की विधियों के नाम बताइए। तो द्विविखंडन हो गया, विखंडन हो गया या खंडन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया, मुकुलन हो गया, कायिक प्रवर्धन हो गया। इन प्रकार की अलैंगिक विधियों का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन का मतलब, खंडन का मतलब होता है यहाँ पर टुकड़ा हो जाना। अब टुकड़ा यहाँ पर किसका होगा? कोई पत्थर तो है नहीं यहाँ पर कि जिसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, नहीं सर। इसमें क्या होगा, जो एक कोशिका जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभाजन हो जाएगा। सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा देख लेते हैं, बाद में अपने इसको समझेंगे। एक कोशिकीय जीवों में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब ये हो गया विखंडन। अब बात करें पर द्विविखंडन में कोशिका 2 बराबर भागों में बांट जाती है। द्वि का मतलब होता है 2, तो खंडन का मतलब टुकड़े। तो अगर एक कोशिका 2 टुकड़ों में बट जाती है तब प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो इधर आप लोग एक बार देखिए। जैसे मान लीजिए ये कोई एक कोशिका है, ठीक है, इसमें केंद्रक है, ये 2 बराबर भागों में बट गई, 2 बराबर भागों में बट गई। सेम जैसे अपने पिता है या अपनी माता है वैसे नए जीव का निर्माण हो जाता है। यानी एक कोशिका 2 बराबर भागों में बट जाती है और उससे अपने समान एक नई प्रतिकृति बन जाती है। देखो ये और ये एक समान दिखाई दे रहे हैं, ये और ये एक समान दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। ये विखंडन होता किन में है? एक कोशिकीय निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उदाहरण जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम जैसे होते हैं ना, तो इसमें उदाहरण आपको बताना अमीबा और पैरामीशियम का। द्विविखंडन हो गया, उधर 2 टुकड़ों में बट गया। इधर अब बहुविखंडन। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो मैं आपको अमीबा में द्विविखंडन में इधर थोड़ा सा दिखा देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। है किताब से समझाते हैं आपको। देखिए अपने पास में बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। अगर आप बच्चों का अच्छा प्यार मिलेगा, आपके लाइक्स मिलेंगे, आपके शेयर मिलेंगे, तो हमारा अगर आगे चैनल बढ़ेगा तो अपन बोर्ड भी लेकर आएंगे। तो देखो इधर अमीबा है, कि अमीबा है, आपको पता है इनकी कोई विशेष संरचना नहीं होती, अनिश्चित इनकी आकृति होती है। इनमें इस प्रकार से देखो धीरे धीरे यहाँ पर फैलाव हो रहा है। आपको यहाँ पर गर्त बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इधर देखो और ज़्यादा हो गया, इधर टुकड़े हो जाएंगे और टुकड़े होते ही क्या हो गया, 2 जीव अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हो गया अमीबा में द्विविखंडन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? अमीबा में द्विविखंडन होता है। अब बात करें अपने बहुविखंडन की, तो बहुविखंडन का मतलब हो गया मलेरिया परजीवी। मलेरिया का परजीवी कौन होता है? प्लाज्मोडियम। ये बुखार नहीं चढ़ती है मलेरिया वाली बुखार, वो अपना जनन कैसे करता है? देखो प्लाज्मोडियम अत्यधिक ताप तथा सर्दी से बचने के लिए अपने चारों ओर एक पुट्टी बना लेता है। पुट्टी का मतलब समझ लो एक दीवार बना लेता है। इसका केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य अनेक बार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बना लेता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर उसकी जो दीवार वो फट जाती है और नए जीव बाहर निकल जाते हैं। जैसे अपने डायग्राम में देख लेते हैं। देखो एक कोशिका थी, एक कोशिका के इतने सारे छोटे छोटे अंदर ही अंदर टुकड़े होते हैं। बहु का मतलब बहुत ज़्यादा खंडनीय टुकड़ों में बट गया। अब जब ये बाहर की जो भाग दिख रहा है आपको, शेल, ये क्या है? पुट्टी है। जब अनुकूल मौसम आएगा तब ये फट जाएगी और ये इतनी सारी कोशिकाएं अलग अलग यानी इतने नए जीव बन जाते हैं। यानी एक कोशिका से इतनी सारे नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है और अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। अगली अपना है यहाँ पर खंडन। ठीक है, खंडन का मतलब होता है सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिकीय जीव खंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। खंडन में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाता है। देखो खंडन में कोई विशेष चीज़ यहाँ पर नहीं है। खंडन में क्या हो गया, अगर मान लो कोई टुकड़ा है, कोई टुकड़ा बन गया, टुकड़े उस एक टुकड़े से नए जीव का निर्माण हो जाता है। उदाहरण इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्पाइरोगाइरा।
अगला अलैंगिक विधि का प्रकार है यहाँ पर पुनरुद्भवन। क्या प्रकार है इसका? पुनरुद्भवन या रीजनरेशन या पुनर्जनन। इसमें जीव किसी कारणवश 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है और कटा हुआ प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है, जैसे हाइड्रा व प्लेनेरिया। आप लोगों को मैं डायग्राम दिखाता हूँ, उसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसे देखो यार, इधर पुनरुद्भवन, एक जीव है यानी एक कोशिका है, टूट गई 3 भागों में। 3 भागों में एक जो छोटा सा टुकड़ा है वो एक नए कोशिका का या नए जीव का निर्माण कर लेता है। एक है 3 में बटा, यानी इस 1 से 3 में बटा, तो ये इस प्रकार से आगे आगे बढ़ेगा। फिर ये अपने पिता के समान या जो अपनी मातृ कोशिका उसी के समान नए जीव का निर्माण कर लेता है, यानी इन 3 टुकड़ों से नए जीव का निर्माण हो जाता है। अब बताओ कि यहाँ पर किसी को लैंगिक क्रिया करने की जरूरत पड़ी, किसी ने कोई जनन किया नहीं किया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? पुनरुद्भवन हो गया। अरे जैसे अपन कई बार देखते हैं ना, छिपकली की पूँछ कट जाती है और कुछ दिन बाद में वापस छिपकली की पूँछ आ जाती है, तो वो भी एक किसका उदाहरण होता है? पुनरुद्भवन का होता है। अगला अलैंगिक जनन का प्रकार है मुकुलन। हाइड्रा के शरीर में किसी विशेष स्थान पर एक प्रवर्ध लग जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मुकुल। यह मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। चित्र 8.4 देखो इधर, यह है भैया हाइड्रा। ये हाइड्रा का एक जीव एक छोटा सा प्रवर्ध बनेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मुकुल। और इस मुकुल से एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से इसका कट लग जाएगा, यानी यहाँ इससे मात्र से अलग हो जाएगा, नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर मुकुलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कायिक प्रवर्धन। कायिक कुछ पौधों के जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर एक नया पौधा बना लेती है। अब देखो, अभी मैंने क्या बोला था कि इस प्रकार का जनन जिसमें लैंगिक क्रिया की जरूरत ही नहीं होती है। कोई मान लो पेड़ है, उसकी डाली तोड़ लो, डाली से नया पौधा बन जाएगा। किसी की जड़ उपाड़ लो, जड़ से काम हो जाएगा। पत्ती तोड़ लो, पत्ती से नया जीव बन जाएगा। तो ये सारा किस में होता है? कायिक प्रवर्धन में। पौधे की क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। उदाहरण जैसे मान लो गन्ना। गन्ना का आपने कभी बीज देखा क्या? गन्ना का, केला का कभी बीज देखा क्या आप लोगों ने? इनका कभी बीज देखा क्या आप लोगों ने? नहीं देखा। तो इन चीज़ों के लिए इन विधियों का अच्छे से इस्तेमाल होता है। जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर, केला, संतरा, चमेली एवं उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, यानी जिनमें बीज पैदा नहीं। अब गन्ने का देखो आप लोग, गन्ने के तने को अपन बीच बीच में काटते हैं और उससे नया गन्ना पैदा हो जाता है। अब एक उदाहरण अपने पास में, ब्रायोफिल्म की पत्तियां नई कलिकाएं विकसित कर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधे का निर्माण करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ब्रायोफिल्म क्या है। ठीक है बच्चों, देखो ये ब्रायोफिल्म है। थोड़ा सा वीडियो ब्लर कर रहा है क्योंकि कैमरा थोड़ा मोबाइल का हल्का है। ये पत्ती है ब्रायोफिल्म की। मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ। ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है। ये देखो, इससे छोटी छोटी कलिकाएँ बनती है, छोटी छोटी कलिकाएँ बनती है। और ये छोटी छोटी कलिकाएँ क्या होती है? एक नए पौधे का निर्माण करती है। कब? ये कलिकाओं से ये जो प्रवर्ध दिख रहे हैं यहाँ से टूट जाएंगे, ये टूट जाएंगे और नीचे आकर ज़मीन में गिर जाएंगे। ज़मीन में गिरते नया ब्रायोफिल्म तैयार हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला है हमारे पास में उत्तक संवर्धन। देखो उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। याद रखना परिभाषा, कोशिकाओं के समूह क्या बोलते हैं अपन? उत्तक कहते हैं। तो देखो ये कहाँ होते हैं? पौधे के ऊपरी भागों को ऊपर से काट ले। जैसे मान लो अपने ये पौधा है, ये पौधा है, इसके ऊपरी भाग को अपन यहाँ से काट लिया। पौधे के शीर्षक भाग को अपने अलग कर दिया। अब इस जो ऊपर वाले भागों को हमने काटा है, इस भागों को हमने कहाँ रखा है? एक पोषण में रख दिया। यानी मान लो कोई गिलास है जिसमें अपन ने सारा न्यूट्रिशन वगैरह यहाँ पर डाल रखा है। उस गिलास में अपन ने इस भाग को काट के यहाँ पर रख लिया, और इससे क्या होगा? जो एक अपन ने टुकड़ा काटा था उससे बहुत सारे एक ग्रुप बन जाएगा जिसको अपन बोलते हैं कैलस, और कैलस से फिर नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं बात को दोबारा बता देता हूँ। मान लो ये पौधा है जिसका ऊपरी भाग है, आपने इसको काट लिया, और एक कृत्रिम माध्यम है जिसमें खनिज, लवण, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ डाल रखा उसमें आपने इस भाग को डाल लिया। थोड़े दिनों बाद में ये भाग है जो पोषण प्राप्त करेगा और मोटा सार हो जाएगा।
इसने बहुत सारा मतलब अपनी वृद्धि कर लेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर कैलस। कैलस को अपन क्या करेंगे फिर बाद में अलग करके खेत में रोप देंगे, जिससे नया जीव निर्माण कर लेता है या नया पौधा बन जाता है। ठीक है, जैसे सजावटी पौधों में ऐसा किया जाता है। अगला है बीजाणु समागम। उदाहरण याद रखना इसका, राइजोपसिस का उदाहरण है। बीजाणुधानी में बीजाणु पाए जाते हैं, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बाहर आकर नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। अरे जैसे आपने इतनी देर कर रहे थे उसी प्रकार ये राइजोपस है। इसके जो ऊपरी भाग में होते हैं बीजाणु होते हैं। बीजाणु का मतलब हो गया इसका एक जनन तंत्र का भाग होता है, इसमें बहुत सारे बीजाणु होते हैं और जब बीजाणु का बाहरी खोल टूट जाता है तो हवा में मुक्त हो जाते हैं और एक समझ लो खुद ही इन्होंने एक नए जीव का निर्माण कर लिया है। यानी यहाँ पर इन्होंने किसी प्रकार का पुंकेसर या अपन नर या मादा जनांग की बात करें, उन्होंने यहाँ पर किसी प्रकार का जनन नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन आगे चलते हैं। अगला जनन का प्रकार है यहाँ पर लैंगिक जनन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को लैंगिक जनन समझ में आ गया होगा। एक काम की बात होता हूँ मैं आपको, अगर आपको एक बार देखने में समझ में नहीं आता है तो बोल रहा हूँ मैं आपको वीडियो दोबारा देख लेना। जब तक आप एक दो बार नहीं देखोगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लैंगिक जनन यानी कि जहाँ पर लिंग की आवश्यकता होती है, लिंग की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन होता है। यानी सेक्सुअल यहाँ पर क्रिया होगी, उसी के बाद में जो नया जीव बनेगा, इसी प्रकार के जनन को अपन लैंगिक जनन कहते हैं। वह विधि जिसमें संतान उत्पत्ति हेतु नर व मादा जीव की भागीदारी होती है लैंगिक जनन कहलाता है। अभी मैंने पहले बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पर नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी, दोनों आपस में जुड़ेंगे तब जाके एक नया जीव बनता है। जैसे मनुष्य, नर और मादा, नर को अपन बोलते हैं नर युग्मक और मादा को अपन बोलते हैं मादा युग्मक। ये दोनों जुड़ेंगे तो जाइगोट बनाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट या युग्मनज बनाएंगे और युग्मनज आगे चलकर इन माता पिता के समान नई संतति की रचना करता है। इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अपना एक विषय पॉइंट है, विज्ञान क्लासेज पॉइंट है। क्वेश्चन है, लैंगिकता के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एक लिंगी यूनिसेक्सुअल। एक लिंग यानी एक ही है, यहाँ पर या तो मादा होगी या नर होगी, तो इसमें नर व मादा जनांग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। उदाहरण मनुष्य, पपीता। जैसे मनुष्य अगर पुरुष है तो वो पुरुष ही होगा उसमें, और मादा है तो उसमें मादा ही होगी। जैसे मनुष्य हो गया या पपीता हो गया, ये एक लिंग होते हैं। अब आपको किसे सारे एक लिंग होते हैं ऐसे तो नहीं, द्विलिंगी भी होते हैं। यानी कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिसमें एक के अंदर ही नर भी है और एक में ही मादा, एक ही जीव में, समझ गए ना, यानी कि आधा आधा हो गया दोनों का काम। दूसरा द्विलिंगी जीव, जिसको अपन बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, अंग्रेजी नाम है, याद करना। ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें नर और मादा जनांग एक ही जीव पर होते हैं। उदाहरण हो गया केचुआ और जोंक, यानी केचुआ को कहीं दूसरे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर शुक्राणु बनेंगे, यहीं पर अंडाणु बनेंगे, यहीं पर इनका जनन हो जाता है। केचुआ, जोंक वगैरह हो गया। उम्मीद करो आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, एक लिंगी मनुष्य या जिस मान लो एक ही जीव अगर पुरुष है तो उसमें पुरुष का ही होगा और मादा तो उसमें मादा का ही होगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो पुष्पी का मतलब वे पौधे जिनमें फूल लगते हैं, वे पौधे जिनमें फूल लगते हैं। फूल लगने वाले जितने भी पादप हो गए उनमें जनन किस प्रकार का होता है, लैंगिक जनन होता है। तो पौधों में इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूँ, पौधों में जो पुष्प होता है ना, फूल होता है, वो उसके जननांग होते हैं, समझ गए। यानी कि पौधे में जो फूल लगते हैं ना, वहीं से उनकी जनन क्रिया होती है। सामान्यतः पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, जिसका अपन देखो डायग्राम में देखते हैं, अपन चित्र में देखते हैं जरा। बाह्यदल पहला भाग, दूसरा दल, बाह्यदल ने फूल के नीचे देखते हो ना ऐसे आप लोग, फिर दल, फिर ये पुंकेसर। पुंकेसर में क्या होती है, परागकोश और तंतु, ऐसे समझ लो। पुंकेसर का मतलब हो गया मेल है ना, आदमी है ये इसका, ठीक है। और स्त्रीकेसर का मतलब ये इसकी औरत है, मादा है ये। तो मादा के पास में कितनी क्या क्या चीज़ें, वर्तिकाग्र है, वर्तिका, और यहाँ पर ये होता है अंडाशय, अंडाशय से ही फल का निर्माण करता है, ठीक है। तो 4 भाग हो इसके, पहला कौन सा, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट में इन चारों के नाम ज़रूर बताओगे, आपको बता रहे इंपॉर्टेंट है, चारों के नाम बताओगे मुझे, ठीक है। या एक सवाल ज़रूर बताओगे मेरे को
ये लाइन ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है, कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ये लाइन लिखोगे आप लोग, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। क्यों? एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ पर लिखोगे कमेंट में तो आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग इसको नहीं भूल पाओगे। क्यों? आपको याद रहेगा कि हमने राजेश जी सर की क्लास में या विज्ञान क्लासेज के चैनल पे अपने उस लाइन को लिखा था कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पुंकेसर नर जनन अंग होता है, स्त्रीकेसर मादा जनन अंग होता है। स्त्रीकेसर में क्या क्या होता था, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ठीक है। और नर में क्या था, परागकोश और तंतु, ठीक है। चलो दोस्तों आगे, यदि किसी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में कोई एक जननांग उपस्थित हो तो यह एक लिंगी पुष्प कहलाता है, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक लिंगी जीव, जैसे पपीता, तरबूज वगैरह। फूल की बात करें, यदि किसी पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो तो उभयलिंगी पुष्प कहलाता है, जैसे गुड़हल और सरसों। यानी कि गुड़हल सरसों में क्या होता है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही पौधे के अंदर एक ही पुष्प में नर भी होता है, एक में ही मादा होता है, यानी घर घर में अपना काम हो जाता है। पुंकेसर, देखो पुंकेसर, अभी मैंने क्या बोला आप लोगों को, पुंकेसर क्या हो गया, पुंकेसर होता है नर जनन। तो पुंकेसर कैसे दिखा देते हैं आप लोगों को, पुंकेसर आप लोगों को दिखाया जाए दोस्तों पीले रंग का, और इसी में क्या बनता है यहाँ पर परागकण। ऐसे समझ लो जैसे मनुष्य में शुक्राणु बनते हैं ना, उसी प्रकार पौधों में यहाँ पर पुंकेसर होता है। दूसरा यहाँ पर स्त्रीकेसर, जिसको अपन बोलते हैं मादा जननांग। इसके 3 भाग होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, एक बार दोबारा दिखाता हूँ। देखो अभी आप लोग कहोगे कि सर ले भाई, ठीक है, ये इसके अंदर की संरचना है, इसकी पुष्प के अंदर की संरचना, ठीक है। यह जैसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र हो गया, ये इसका अंडाशय भाग हो गया, ये ऊपर इसके परागकण हो गए हैं, इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं। अब अगली हेडिंग अपने पास में, पुष्पी पौधों में जनन कैसे होता है। पुष्पी पौधों में, अब देखो जनन होता कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ चीज़ को, मैं पढ़ता जाऊँगा, आप लोग इसको समझते चलेंगे, ठीक है। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको, परागकण बोलते हैं। यानी कि नर है जो मादा के पास में आएगा, इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, परागगण। परागकण नहीं बोलते दोस्तों, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, परागगण याद रखना। पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर आना, किसका, परागकणों का। परागकण यहाँ से अपनी बारात लेकर आएंगे वर्तिकाग्र के पास में। अगर परागगण अपनी बारात वर्तिकाग्र के पास में ले आएंगे तो इस क्रिया को बोलते परागगण। गए से गाय, हने खाली वाला गण, कण नहीं है, गण है। यदि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी घर घर में यहीं पर इनकी शादी हो गई, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पर स्वपरागगण कहलाता है। और अगर इसका उल्टा करेंगे, यानी कि एक जगह का दूल्हा दूसरे गांव में जाता है, तो वो क्या हो गया, परपरागगण। और एक गांव में ही दोनों ने शादी कर ली, यानी वह स्वपराग ने अपने गांव में दोनों ने काम कर लिया, ठीक है। समझ गए मेरी बात आप लोगों को। वर्तिकाग्र में परागकणों का अंकुरण होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और अब चित्र 8.8 में ये परागकण वायु, जल और जंतु द्वारा होते हैं, और अंडाशय में स्थित बीजांड बीज में बदल जाता है, और अंडाशय किस में बदलता है, फल में, ठीक है। एक मिनट रुको दोस्तों। अब देखो परागकण कहाँ पर आ गए, इस वर्तिकाग्र के फूल के ऊपर आ गए, यानी मादा जननांग के पास में आ गए। आएंगे परागण, आएंगे यहाँ से अंकुरण शुरू होगा, धीरे धीरे करते हुए यहाँ तक जाते बीजांड में घुस जाएंगे। यहाँ पर क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं इसके, किसके, अंडाशय पूरा भाग। और यहीं पर क्या करेंगे, परागकण और ये बीजांड आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और क्रिया करके बीज का निर्माण करते हैं, ठीक है। समझिए मेरी बात आप लोगों को। अरे आप लोग तो सब सारे समझदार बच्चे हो, होशियार बच्चे हैं सारे इस क्लास के, मुझे दिख रहा है। तो अंडाशय है, उसमें जो बीजांड है, बीजांड तो बनाएगा बीज, और अंडाशय का जो पूरा भाग है वो क्या बनाएगा, फल। कब, जब ये परिपक्व हो जाएंगे ना, पक जाएगा तब। तो ये भैया ये चीज़ तो अपन ने पढ़ ली पेड़ पौधों की। अब बात कर रहे हैं सबसे तगड़ी, वो है मानव में जनन किस प्रकार होता है, यानी अपने देश की आबादी 140 करोड़ कैसे हो गई। तो मानव में 10 से 12 वर्ष के बाद में लड़के लड़कियों में अनेक शारीरिक बदलाव शुरू हो जाते हैं।
जैसे आप लोगों की क्लास चेक करके देख लेना, जैसे क्या क्या लंबाई बढ़ गई। आप लोग देखो, आप 6ठी क्लास में थे तब हाइट क्या थी, अब 10वीं क्लास में आ गए तो आपकी हाइट की है। चेहरे पर दाढ़ी मुँह आना शुरू हो जाती है। लड़कियों में स्तन का निर्माण हो जाता है या उनमें उभार हो जाते हैं। उनकी आवाज़ बदल जाती है। लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों की थोड़ी सी पतली हो जाती है। जनन अंगों में परिपक्वता यानी उनमें विकास हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कब होती है, ये इसमें फीमेल में थोड़ा जल्दी हो जाती है और मेल में थोड़ा सा लेट होती है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें 2 चाहिए, एक तो नर चाहिए और एक मादा चाहिए। दोनों की अपने को यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, दोनों मिलेंगे तभी यहाँ पर जो जनन होगा उस जनन को अपन कहेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, तो देखते हैं मानव जनन तंत्र। सबसे पहले चाहिए यहाँ पर वर्षण, टेस्टिज, एक जोड़ी चाहिए, जिनसे क्या होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। याद रखना, ये फैक्ट्री है, यहाँ समझ लेना, यहीं पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अधिवर्षण, पहले एक बार बताता हूँ फिर आपको डायग्राम से समझाऊंगा। अधिवर्षण ये वर्षण कोश में स्थित होते हैं, यानी कि जो वर्षण होते हैं उसी के थोड़ा सा ऊपरी भाग में पाई जाती है। ये भी वर्षण शुक्राणु निर्माण में मदद करती है। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी में क्या होता है, जो शुक्राणु बने हैं वो यहाँ पे स्टोरेज रहते हैं और शुक्राशय तक ले जाती है शुक्रवाहिनी। देखो सुनो, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। शुक्रवाहिनी काम किया लाने ला जाने का काम है, किनको, शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है। शुक्राशय में वीर्य बनता है तथा एकत्रित रहता है। मूत्रमार्ग आप जानते हैं। और ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि होती है। अब मैं आपको चीज़ें इधर समझा देता हूँ, देखो समझ लेना इस चीज़ को सारा ढंग से। ये है वर्षण, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यहाँ पर शुक्राणु, और ये अधिवर्षण है। और यहाँ से एक पाइप निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देखो, ये देखो पाइप सा निकल रहा है, ये शुक्रवाहिनी है। ये शुक्रवाहिनी इस शुक्राणु को कहाँ लेके जा रही है, यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर लेके जा रही है, देखो ये पाइप कहाँ खत्म हो रहा है जाके, यहाँ पर। इस पाइप का नाम क्या है, यहाँ पर देखो शुक्राशय है। यानी शुक्राणु बण तो वर्षण में रहे और एक पाइप के द्वारा कहाँ जा रहे हैं, शुक्राशय में जा रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं शुक्राशय। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये मूत्राशय जहाँ पर मूत्र इकट्ठा रहता है, शुक्राशय जहाँ पर शुक्राणु एकत्रित रहते हैं। ठीक है, चलिए अपन आगे दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलते हैं अपन आगे, अगला जननांग देखते हैं कौन सा है। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या क्या है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। अंडाशय है एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब जानते हो ना, 2 अंडाशय यहाँ पर। और अंडाशय नाम से पता लग रखा है यहाँ पर किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। आगे है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में क्या होता है, अंडवाहिनी भी एक जोड़ी होती है, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। एक गर्भाशय फिर योनि होती है जिसमें शुक्राणु आते हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, बाद में अपने इसकी क्रिया समझेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया, ये तो हो गए 2 इसके अंडाशय हो गए, ये अंडवाहिका है। ठीक है, ये गर्भाशय है, ये इसका गर्दन है और ये इसका बाहरी भाग है जिसको अपन बोलते हैं योनि। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई मेरी बात। तो अंडाणु का निर्माण का होता है, अंडे का निर्माण होता है अंडाशय में, फिर ये आता है इधर, और ये गर्भाशय में क्या होता है, जिसको अपन बच्चेदानी बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा 9 महीने में अपना विकास करता है। ठीक है, ये इसका बाहरी भाग होता है। अब काम की चीज़ समझ लो तुम लोग को। अब देखो ये चीज़ होती कैसे है, मैं आपको बताऊँ जनन होता कैसे है। लड़की के जन्म के समय में, ये मादा चंद्र बढ़ा रहा हूँ, जब बच्ची जन्म लेती है उसी के समय में उसके अंडाशय में हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंडे होते हैं। और जब वो मैच्योर हो जाती है, 13-14 साल की हो जाती है, उसके बाद में जो अंडे थे वो विकसित हो जाते हैं। अब एक साथ उनका उत्सर्जन नहीं होता, हर महीने में एक अंडा उत्सर्जित होता है। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंदनुमा आकृति बनाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। अगर अंडे को शुक्राणु मिल गया, यानी अगर उनका निषेचन हो गया, ठीक है, उनका अगर सेक्सुअल क्रिया हो गई, तो उसके बाद में जो गेंद बनेगी उसको अपन बोलते हैं भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहाँ विकास करता है। यह गर्भाशय से प्लेसेंटा द्वारा पोषण प्राप्त करता है, यानी ये ऐसा समझ लो जो भ्रूण था वो गर्भाशय में चला गया, वहाँ पर 9 महीने रहेगा। अब जो जिस तार के द्वारा वह उस माता के शरीर या माता जो उसकी संतति है, जो उसको पैदा करने वाली माँ है, उसके शरीर से किस प्रकार जुड़ा होता है, जो जुड़ाव होता है उसको अपना, जैसे कई बार मतलब नाड़ बच्चे की नाड़ काटते हैं, पैदा होता है ना, तब वो नाड़ नहीं काटते क्या, नाभि के पास में होता है, उसको काटते, उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा।
समझ में आ गई मेरी बात आपको? नहीं आई तो कमेंट करना, दोबारा बता दूंगा। अगला क्या होता है जब अंडा निषेचित नहीं होता? वो तो बात हो गई बच्चा होने वाले कि अगर निषेचन हो गया। अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? स्त्रियों में अंडाशय द्वारा प्रति माह अंडे का विमोचन किया जाता है, यानी 1 महीने में 1 बार अंडा आता है। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह 1 दिन तक जीवित रहता है, यानी अगर इनका निषेचन, अगर इसको शुक्राणु नहीं मिलेंगे तो ये 1 दिन तक जीवित रहती है। कौन? अंड कोशिका। इस अवधि में भ्रूण को ग्रहण करने के उद्देश्य से गर्भाशय की भीतरी दीवार मांसल व स्पॉन्जी हो जाती है, यानी कि इस समय में अगर ये अंडा उत्सर्जित होगा उस समय ये जो जनन तंत्र है वो पूर्णतः तैयार हो जाता है किसको लेने के लिए? शुक्राणु को लेने के लिए तैयार हो जाता है और इसी की तैयारी में लगा रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर निषेचन ही नहीं हुआ, परंतु अंडे का निषेचन न होने पर या इस अवस्था में इसकी परत की आवश्यकता नहीं रहती, यानी जो तैयारी की गई थी, मान लीजिए बाराती आएंगे खाना खाएंगे तो अपने टेंट वेंट लगाएंगे, अगर बाराती नहीं आते तो फिर टेंटों की या खाने की जरूरत ही नहीं है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर व म्यूकस के रूप में बाहर निकलती रहती है और इस घटना को महोदय ऋतुस्राव रजोधर्म कहते हैं। यह 2 से 8 दिनों की होती है जो प्रत्येक माह में होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निषेचन की क्रिया के समय क्या होता है? भ्रूण बनता है, फिर वो रोपित होता है और फिर 9 महीने उसका विकास होता है। जिस चीज़ से जुड़ा, जो माता से जुड़ा होता है उसको अपना प्लेसेंटा कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए निषेचन नहीं होता है तो इस प्रकार से वह प्रति माह बाहर निकलता रहता है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों को इस पूरी लेसन में पता लग गया कि जनन किस प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। अब आपको और बाकी का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो बच्चों को पता होनी चाहिए। तो जनन स्वास्थ्य में क्या पढ़ेंगे अपन? जनन से संबंधित किन किन बातों की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, या आपकी किन किन प्रकार के रोग वगैरह या बीमारियां हो सकती है। तो पहला हो गया, देखो, शारीरिक संबंध बनाने से अनेक रोगों का संचरण हो सकता है, यानी किसी दूसरे के साथ में अगर अनैतिक कृत्य करेंगे तो उससे किस चीज़ का खतरा हो सकता है। अगर मान लो पुरुष है तो उससे मादा में जा सकता है, मादा है तो उससे पुरुष में बीमारी आ सकती है। कौन कौन सी बीमारी? अगर जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी जिसका नाम होता है गोनेरिया, सिफिलिस होती है, और वायरस की जनित बीमारी जिसका नाम होता है मस्सा और HIV एड्स। नाम आपने खूब सुना होगा, टीवी में ऐड भी आता है। तो ये क्या है? वायरस जनित बीमारी है। किससे होती है? संक्रमण से होती है। अब इसको कम किया जा सकता, कैसे किया जाता है? अगर कंडोम का प्रयोग से अनेक लैंगिक रोगों के संचरण को रोका जा सकता है, यानी ये एक विधि है जिसके द्वारा आप लोग इन बीमारियों से बच सकते हैं। यौन क्रिया द्वारा गर्भाधारण की संभावना सदा बनी रहती है, अतः गर्भाधारण को रोकने के लिए अनेक तरीके खोजे गए हैं। सीधी सी बात है, यानी कि अगर जनन क्रिया हो रही है तो उसमें अंडाणु का शुक्राणु से मिलाप नहीं हो। ठीक है, या मान लीजिए ये अंडाणु और ये क्या है यहाँ पर शुक्राणु, तो उसका अगर मिलाप हो जाएगा तो भ्रूण बन जाएगा, और भ्रूण बन गया तो उससे क्या होगा? नया बच्चा पैदा हो जाएगा इधर, यह जीव बन जाएगा। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? इनके दोनों के बीच में एक बैरियर लगा दे रहे हैं, यानी कि एक दीवार लगा दे रहे हैं, तो अंडाणु का और शुक्राणु का आपस में मुलाकात ही नहीं हो। तो किन किन चीज़ों से रोक सकते हैं अपन इसको? कंडोम के प्रयोग से, हार्मोन असंतुलन से, या जिससे अंडा मोचित नहीं हो, जैसे गोलियां वगैरह होती है, फीमेल की टैबलेट होती है। गर्भाधारण रोकने तो लूप या कोपटी का गर्भाशय में रोपण किया जाता है। इसके अलावा पुरुष भी अपनी नसबंदी करवा सकते हैं, साथ में महिलाएं भी अपनी नसबंदी करवा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपन इस पूरे चैप्टर को समझते हैं। ये अपना कक्षा 10 का पाठ नंबर 8 था, जिसका नाम था जीव जनन कैसे करते हैं। मैं इसके नोट्स आप लोगों को जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। नहीं मिलता है तो ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, केवल व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग दोस्तों केवल व्हाट्सअप किया करो, कॉल में अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि काफ़ी सारे कॉल आते हैं। फिर आप जानते हैं मेरा भी कुछ जीवन है, मैं भी अपने 1-2 परिचितों को कॉल कर लूँ तो मैं उठा नहीं पाता, और पता नहीं कैसी कैसी ऊटपटांग बातें पूछते रहते हैं आप लोग। समझ रहे मेरा मतलब? तो आप लोग व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको नोट्स वगैरह भेज दूंगा। और इसी प्रकार अगर आपको प्यार बना रहेगा तो जल्दी अपना अगला लेसन लाने वाले हैं दोस्तों।